रीटा हो, मेघना हो, सूर्पनखा हो, हर कोई यहीं से अपने खानों का ऑर्डर करवाता है और भसक भसक के खाते हैं। मैन, दिस इज द फ्यूचर, डिजिटल पेमेंट, फलाना टिम का डिजिटल पेमेंट। 2021 में तो मान लो जैसे आईपीओ की बाड़ी आ गई थी, हर कोई पीछे बावला हो रहा था कि मेरे को आईपीओ लग जाए, आईपीओ लग जाए। पर क्या कभी आपने सोचा है हमारे देश के टॉप 10 आईपीओस का करंट स्टेटस क्या है, कहां पर वो स्टैंड करते हैं, शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा बना रहे हैं, क्या है फ्यूचर? तो आज की इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंच फ्राइज खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अक्टूबर 3 2017, अक्टूबर 3 2017 को आया एसबीआई लाइफ का आईपीओ, जिसका साइज था 8400 करोड़ और 3.6 टाइम से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। तहलका मचा दिया था इस कंपनी ने। ऐसा माना जा रहा था कि उस समय पे ये वन ऑफ द बेस्ट आईपीओज होता। लेकिन क्या आपको पता है, अब जब देखते हो तो उस समय से अगर आपने सेंसेक्स में पैसे लगाए होते उसी टाइम पे तो आपको 12.4% का रिटर्न मिलता, वहीं एसबीआई लाइफ में 8.6% का रिटर्न मिलता। सीएजीआर के हिसाब से मैं बता रहा हूं। जी हां, इन्फ्लेशन तो आप बीट कर लेते, लेकिन शांति से अगर सिर्फ सेंसेक्स में पैसा लगाते तो शायद ज्यादा पैसा बना लेते। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नवंबर 17 2017 को आया था एचडीएफसी लाइफ का आईपीओ। नो डाउट अगेन एचडीएफसी ब्रांड लगा था तो हर कोई एक्साइटेड था। 8695 करोड़ का ये इशू था जो कि 4.9 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। अनफॉर्चुनेटली लिस्टिंग गेन्स इतने कुछ खास नहीं थे, धमाका नहीं कर पाया था। बट लॉन्ग रन में देखा जाए तो जहां सेंसेक्स ने 11.4% का रिटर्न दिया, वहीं इसने 13.5% का रिटर्न दिया, जो कि हमें यह बताता है कि आईपीओज अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसमें कोई स्ट्रेंथ है, तो इवन इफ वो लिस्टिंग गेन्स नहीं दे, वो बाद में अच्छा रिटर्न देगा। बाय द वे, क्या आपको पता है एक ऐसा ही आईटी कंपनी का आईपीओ आया था कुछ सालों पहले, इनफैक्ट काफी सालों पहले, जो कि अंडर सब्सक्राइब था, फेल हुआ था, लेकिन आज उस आईटी कंपनी का नाम सबकी जुबान पे होता है। कौन सी है वो कंपनी, जरा कमेंट्स में बताना, आपकी जीके जरा टेस्ट की जाए मार्केट रिलेटेड। एनीवेज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आईपीओ की तरफ, जिसने की रेज किया था 9188 करोड़। नाम था डीएलएफ। जी हां, रियल एस्टेट कंपनीज में बवाल मचाने वाली। वैसे मैं आपको बता दूं कि डीएलएफ के मालिक फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम सेकंड रिचेस्ट इंडियन हो गए थे इनके आईपीओ के बाद। रियल एस्टेट का बूम था, हर कोई क्रेजी हो रहा था और किसी ने नहीं सोचा था ये कभी गिरेगा। बट आपको बता दूं 3.5 टाइम सब्सक्राइब होने के बाद भी एनुअलाइज सीएजीआर, जहां पे सेंसेक्स का इसके बाद 9.1% रहा। 9.1% इसलिए रहा बिकॉज उसके बाद लेमन क्राइसिस हुआ, 2008 का क्रैश हुआ, तो वो भी कैलकुलेट किया गया है। बाय द वे, हमने अपने चैनल पर एक वीडियो स्टॉक मार्केट के 2008 क्रैश पे बनाया, अभी तक नहीं देखा तो जाके चेकआउट कीजिएगा। पर डीएलएफ पे आते हैं तो समझा जाए तो उसका सीएजीआर केवल और केवल 3.8% रहा है। मजे की बात है, इसके पीछे माइनस लगा दो, -3.8% का रिटर्न। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज काफी ज्यादा चले थे, स्पेसिफिकली इस आईपीओ में काफी सारे फर्जी डीमैट बना के भी इस पे अप्लाई किया गया था, जिसके चक्कर में ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। एनीवेज बारी आती है नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ साइज, और ये ऐसी कंपनी है जिसपे रीटा हो, मेघना हो, सूर्पनखा हो, हर कोई यहीं से अपने खानों का ऑर्डर करवाता है और भसक भसक के खाते हैं। जी हां, मैं बता रहा हूं इस बार, जिसका नाम है जोमैटो। जुलाई 21 2021 को आया था ये आईपीओ 9375 करोड़ का, जिसके आने के पहले 2-3 वीडियोस बनाए और आने के बाद भी 2-3 रील्स बना के हमने अपने वीडियो से लोगों को आगाह किया कि भाई साहब 6-8 महीने बाद ये वैल्यूएशन नहीं रहेगी, पैसे मत फंसाओ, पैसे मत फंसाओ। लेकिन सबने हमको कहा तू नेगेटिव इंसान है, तू नेगेटिव बोल रहा है, सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि सेंसेक्स ने बिकॉज ऑफ दिस टर्मोइल सीएजीआर उस पीरियड से करीब करीब 3% का दिया है, वहीं जोमैटो ने सीएजीआर -48.9% का दिया है। नेगेटिव कैश फ्लो, अनरीजनेबल वैल्यूएशंस को एक बहुत बड़ा कल्प्रिट माना जाता है। मॉरल ये है कि हाई पीई स्टॉक्स का वैल्यूएशन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो आईपीओ के समय पे। एनीवेज 2017 में एक और आईपीओ आया था इंश्योरेंस जगत का, जिसका नाम था न्यू इंडिया एश्योरेंस। 9600 करोड़ का ये इशू था, प्रीमियम पे आया था, लोगों में तबाही मचा रहा था। 11.5% का सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है तब से लेके अब तक, लेकिन इस पर्टिकुलर आईपीओ ने -24.6% का सीएजीआर दिया है। बेसिकली शेयर होल्डर्स का पैसा डूब गया है। बाय द वे, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए बिकॉज हम इंडियंस काफी इमोशनल होते हैं।
जोमेटो क्यों लिया, क्योंकि हम उसी से खाना ऑर्डर करते हैं। LIC क्यों लिया, बिकॉज LIC का पॉलिसी मेरे पापा जी ने लिया हुआ है। बट हम अक्सर ये नहीं समझते कि पैसा इमोशन से नहीं बनता, पैसा बनता है 3 चीज़ों से। पहला होता है इमोशन लेस होने से, दूसरा होता है लॉजिक से, और तीसरा होता है अभिषेक करके वीडियो लाइक करने से। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आप मिस आउट करते हो तो पैसे नहीं बनता, तो वीडियो लाइक कर दो। सो इन डेटा पॉइंट से आप आने वाले टाइम पे जब भी IPOs में निवेश करने जाओगे तो आपके पास एक फेयर आइडिया होगा। आप बस देख के बस किसी भी IPO में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट नंबर आता है अंबानी जी का। जी हाँ, जिसके आप सभी दीवाने हो, और मैं बात नहीं कर रहा हूँ मुकेश अंबानी की, मैं बात कर रहा हूँ अनिल अंबानी जी की। जी हाँ, 11,700 करोड़ का रिलायंस पावर का IPO आया था। और भाई साहब इतना क्रेज था इस IPO का, ड्राइवर से लेके काम वाले भाई भैया हर कोई इस पे इंटरेस्टेड थे, जबरदस्त क्रेज था, और इसलिए 73 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। जी हाँ, 73 टाइम्स। कैन यू इमेजिन द क्रेज। पर मुद्दे की बात तो यह है कि भाई उसके बाद सेंसेक्स गिर पड़ के बहुत बार रिकवर भी हो गया, 9% का CAGR दिया, बट इस IPO ने CAGR दिया -21% का। जी हाँ, हर साल 21% वेल्थ आप लोगों की रिवर्स में कंपाउंड हो गए। इसलिए बोलते हैं ना, वो रील्स में बोलते हैं ना, पैसा डालो और भूल जाओ, कंपाउंडिंग, इन्फ्लेशन, इसका उल्टा हो गया यहाँ पे। बेसिकली जिस IPO में जितना ज़्यादा हाइप होता है दोस्तों, वो उतना ज़्यादा रिस्की IPO होता है, ये गांड मान लो। एनीवेज 2007 में एक और इंश्योरेंस रिलेटेड IPO आया था, GIC उर्फ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी IPO आया था, जिसने अभी तक -24.8% का CAGR दिया। पर एक सेकेंड, इससे पहले कि हम लास्ट 3 IPOs की बात करें, क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी कि देश की सभी बड़ी IPOs बुरी तरह हालत खराब है, मैक्सिमम 99% की हालत खराब है, बुरी तरह पिटी हुई हैं। एनीवेज हम आ चुके अपने फाइनल 3 पे, जिसमें से कि एक इशू था हमारे कोल इंडिया का, 15,475 करोड़ का ये इशू था। नवंबर 4, 2010 को आया था और ऑलरेडी काफ़ी तहलका मचा रहा था, इसलिए 15.3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। लोगों का कहना था गवर्नमेंट की कंपनी, इतना बड़ा इशू, ये फेल कैसे हो सकता है। लेकिन जहां पर सेंसेक्स ने CAGR उस समय से 8.7% का दिया, इसने केवल 3.7% का दिया। इनफैक्ट पैथेटिक रिटर्न्स। अब आप में से कहोगे कुछ लोग, पर डिविडेंड तो मिलता है बॉस, डिविडेंड वी लव डिविडेंड। तो बिल्कुल दिया है, 196 रुपीज़ के आसपास का शेयर डिविडेंड दिया है। लेकिन मेरे दोस्त, इतना होने के बाद भी, 8.8% का एनुअलाइज डिविडेंड्स देने के बाद भी, मतलब एक जनरल अगर मैं बोलूँ तो इसने सेंसेक्स को ज़्यादा बीट नहीं किया है, अंडर परफॉर्म किया है। वेल, आगे जाने से पहले आपने एक चीज़ देखी कि ये सारे से बेटर है कि अगर आप गोल्ड, डेट या सेंसेक्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से आप निवेश करें तो वो बेटर होगा। और इसमें आपको हेल्प कर सकता है एक स्मॉल केस इक्विटी गोल्ड वाला। मात्र 268 रुपीज़ में आप इसमें निवेश कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा आप SIP करो, ताकि वॉलेटाइल मार्केट में भी ये एक लंबे अवधि में 15% का CAGR दे देता है। मैं इसका लिंक भी वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो डू गो चेकआउट, बिकॉज इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में सिप करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने फाइनल 2 के तरफ। लास्ट 2 फाइनल्स में पहुंच गए। तो भाई साहब, एक है जिसने 18,300 करोड़ का इशू लाया, दुनिया भर में भौकाल मचा दिया, और ये था नन अदर देन द IPO ऑफ पेटीएम। जी हाँ, इस IPO की बात जब भी कोई टेक एंथुजियास्ट से बोल के किया जाए तो वो हमेशा जस्टिफाई करता था, मैन दिस इज द फ्यूचर, डिजिटल पेमेंट, फलाना टिम का डिजिटल पेमेंट। और कहीं ना कहीं हर कोई इसी के ऊपर हिप्नोटाइज होके जा रहा था। लेकिन आप लोगों को बता दूं, -69.8% का CAGR चल रहा है, और जिस स्पीड से ये गिरता है, मेरे को लग रहा है सारे IPOs का रिकॉर्ड तोड़ देगा। कैश बर्न बहुत ज़्यादा है, प्लस हायर लेवल्स पे काफ़ी बड़े बड़े निवेशकों ने इससे एग्जिट कर लिया, जिसके कारण जिम्मेदार माना जा रहा है इसको फॉल का। इंटरेस्टिंगली ऐसा ही एक और IPO आया था 2007-2008 में। जी हाँ, आरकॉम की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय में भी कुछ इसी तरह से हुआ था। बाय द वे, जिस तरह आर पावर को लोग लेके होल्ड करके बैठे हुए हैं, वैसे ही पेटीएम को भी लोग यही होल्ड करके बैठे हैं कि ये चाप हमारा पैसा इधर से ही निकलेगा। बट उसको छोड़ते हैं, फाइनली आता है मैमथ जायंट LIC। जी हाँ, 21 करोड़ तक का इशू अभी तक, बिकॉज ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो -6% का CAGR दे रहा है। रूट कॉज माना जा रहा है ग्लोबल टेंशन है, रशिया यूक्रेन का वॉर है, राइजिंग इन्फ्लेशन है, इसलिए शेयर होल्डर को नुकसान हो रहा है। बट वी नेवर नो फ्यूचर किस तरह से अनफोल्ड होगा। पर सवाल अब ये उठता है कि दोस्तों, हमने ये टॉप 10 हमारे देश के IPOs देखे इन टर्म्स ऑफ साइज, इनसे हमको लर्निंग क्या मिलती है? जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलती है। फर्स्ट,
ये जो आईपीओ जितने ज़्यादा हाइप्ड होते उतने ज़्यादा रिस्की होते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई आईपीओ होगा, वो अगर सबसे ज़्यादा हाइप्ड होगा ना, कमेंट्स में बताना कौन सा है, वो उतने ही ज़्यादा घाटे में होगा। जितना हाइप उतना घाटा। सेकेंड चीज़ कि आईपीओ शॉर्ट टर्म या फिर लिस्टिंग गेंस के लिए ठीक है, मतलब आपको दे देंगे 30, 40, 50, इवन 200% तक का भी रिटर्न दे देंगे। बट लॉन्ग रन में, इनफैक्ट 4 साल बाद 70% ऑफ द आईपीओ अपने लिस्टिंग गेंस के अपने आईपीओ के प्राइस से भी नीचे मिलते हैं। आई नो 70% में आप कुछ लोग बोलोगे अरे लेकिन डीमार्ट तो है ना, तो भाई 30% में भी तो कुछ कंपनीज आती है, लेकिन वो 30% सिलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो कॉशन के साथ आपको करना पड़ेगा। फाइनली इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन या हायर पी किसी भी न्यू थ्योरी के थ्रू आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लोग जोमैटो, नाइका में यही सब कहते रहे, दिस इज द नेक्स्ट थिंग, दिस इज द फ्यूचर, दिस इज ये वो, बट नहीं हो पाया। सबको सवार था तब भूत, बाय करो बाय करो बाय करो, लेकिन मार्केट ने फाइनली बता दिया कि बहुत हाईली इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन, आज नहीं तो कल करेक्ट हो ही जाएंगे, तो वो चीज़ हो गई। तो दोस्तों सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और हाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से स्मॉल केस ज़रूर चेक कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।